लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आज से पढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो है हिंदी साहित्य का, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, कैसे बना ये हिंदी साहित्य, और इतिहास का नामकरण किसने किया, कालक्रम के अनुसार किसने किया, वर्णों के अनुसार किसने किया, किन किन विद्वानों ने अलग अलग नाम रखे हिंदी साहित्य का, उसमें क्या क्या उनकी विशेषताएं रहीं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा नोट तैयार किया गया है, आप इसको अवश्य पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द इति ह जोड़ अस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त, ह का अर्थ होता है निश्चित, एवं अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास की भाषा। प्रोफेसर कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जर्मन दार्शनिक कांत कहते हैं, सृष्टि का बाहरी विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हीगल कहते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से संवाद का विकास होता है। इटालियन विद्वान विको कहते हैं कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास के निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने कहा है कि अपने विकासवादी सिद्धांत में कहा है कि स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। नोट: आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। तो हम लोग हिंदी इतिहास पढ़ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि परिभाषा इतिहास की दी गई है, जो अक्सर हम लोग इतिहास विषय में पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग आगे जानेंगे। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को, जो कि काल विशेष का कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार की से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्मों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहास को हम उसी श्रेणी में के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही नहीं सीमित रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा है।
इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए। पहला, इतिहास वैज्ञानिक विद्या नहीं, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जीवन से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्क संगत विद्या है। इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह अतीत के लौकिक आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। धर्मार्थ काम मोक्षाणामुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्त मितिहासम प्रचक्षते, ये महाभारत में कहा गया है। आव्राया दिबहु व्याख्या नैवेदेशी चरिताश्रयम इतिहासमिति प्रोक्तम भविष्यादा भूत धर्मयुग, विष्णु पुराण में कहा गया है। अर्थात इतिहास एक ऐसा पूर्ववृत्त है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, का उपदेश दिया जा सकता है। महाभारत के अनुसार विष्णु पुराण में कहा गया है कि पुराणों में ऋषियों और महापुरुषों के चरितमान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब हम लोग साहित्य की परिभाषा जानेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे भाइयों, जब तक आप विषय की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपके सारे प्रश्न सही नहीं बनेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबा है और सर जो है खींच रहे हैं, फालतू पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब पूरा पढ़ लेंगे वीडियो तो आपको एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। एमसीक्यूज क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब हम लोग जानेंगे साहित्य की परिभाषा, जो हम लोग का टॉपिक है। तो मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। शुक्ल का कथन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे आप, जो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। मतलब जैसी जनता की सोच रहेगी, विचार रहेगा, साहित्य वैसा ही रहेगा। और जैसे जैसे चित्तवृत्ति अर्थात जैसे जैसे विचारों में परिवर्तन होता जाएगा, साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, ये किनका कहना है? रामचंद्र शुक्ल का कहना है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किन शब्दों को मिलाकर हुई? तो सहित, स जोड़ हित जोड़ य के योग से बना क्या है? साहित्य बना है। यानी शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना या मिलना, अथवा गद्य पद के कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। अर्थात एकत्र यानी जमा होना या मिलना, या गद्य और पद्य के ग्रंथों से संबंधित ज्ञान जिसमें अस्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य का इतिहास, अगला टॉपिक। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। ये ध्यान देंगे आप कि साहित्य के इतिहास को हम लोग साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, ना कि हम लोग प्राकृतिक घटनाओं को ध्यान से देखते हैं या मानवीय क्रियाओं को देखते हैं।
ठीक है, साहित्य में साहित्यिक रचनाओं को देखा जाता है और उसका अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। उस समय के इतिहास के बारे में बताया जाता है साहित्य के माध्यम से। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधी समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान टेन को देते हैं, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल प्रमुख 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। पहला है जाति, दूसरा है वातावरण और तीसरा है क्षण विशेष। ये साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, 3 मूल प्रवृत्तियां हैं जो तत्व हैं जो सक्रिय रहते हैं और किनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है, विद्वान टेन के द्वारा, जो फ्रेंच विद्वान हैं। टेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया है, यानी इनके सिद्धांत की आलोचना किसने की? हडसन ने की। और उन्होंने कहा है कि साहित्य की विकास प्रक्रिया का सार महत्व उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार का काव्य का रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। कहने का ये अर्थ है कि उन्होंने जो तत्व दिए हैं साहित्य का जाति तत्व, वातावरण तत्व और क्षण विशेष, इसमें उन्होंने रचयिता के व्यक्तित्व की और उसकी प्रतिभा की क्या की है? उपेक्षा की है, टेन महोदय ने। और ये कहना किसका है? हडसन का कहना है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन आपका जो बेसिक है, आपकी जो गहराई है समझ की, ज्ञान की, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप पढ़ते जाएं इसको। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों का विचार किया जाना चाहिए। पहला है सर्जन शक्ति, अर्थात साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व कैसा है। दूसरा है परंपरा, यानी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तीसरा है वातावरण, दूसरा है द्वंद्व और 5वां है संतुलन। ये 5 तत्व हैं जो साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जैसा युग रहेगा, जिस समय का जैसा युग रहेगा, लोगों की सोच जैसी रहेगी, वैसा ही साहित्य लिखा जाना चाहिए, साहित्य की व्याख्या वैसे ही की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। कहने का यह अर्थ हुआ कि जिस समय जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसका विवरण देना और उसको क्रमिक रूप से यानी अरेंज करते हुए क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना ही साहित्य का इतिहास का महत्व होना चाहिए। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये कहना है डॉक्टर नागेंद्र का, ये आप नोट कर लेंगे। जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटर लगा रहा हूँ आप उसको नोट अवश्य कर लें, क्योंकि वो परीक्षा में पूछा गया है। क्या है डॉक्टर नागेंद्र का कहना कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों मतलब विचार, संवेदनाओं का इतिहास होता है। जैसे जैसे लोगों का विचार बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, वैसे वैसे साहित्य बदलता जाता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होगा, चिंतन में परिवर्तन होगा, सोच विचारों में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे लोगों की अभिरुचियाँ और संवेदनाओं में परिवर्तन होता जाएगा और वही इतिहास बनता जाएगा, हिंदी साहित्य इतिहास बनता जाएगा। अब आगे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये आगे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, ये आपका पहला टॉपिक हुआ हिंदी साहित्य से संबंधित। आप ज़रूर नोट कर ले इसको। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, ये हमारा टॉपिक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी में। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों।
19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी इतिहास, साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। यानी 19वीं शताब्दी से पहले भी कुछ ऐसी रचनाएं लिखी गईं जिससे ये पता चलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास पहले भी लिखा गया है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से वो कवि हैं या रचनाएं हैं जो 19वीं शताब्दी से पहले ये बताती हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले भी विद्यमान था। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो चर्चा करूँगा, और जो नहीं है आप स्क्रीन पे देखते जाएंगे। तो पहला है गोकुल नाथ जी की रचना 84 वैष्णव वन की वार्ता। ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ये लिखा गया है 1625 विश्वत में। आगे है गोकुलनाथ जी की ही 1625 में लिखा हुआ 252 वैष्णव वन की वार्ता। तीसरा है नाभादास की 1642 में भक्तमाल, 1586 ईस्वी हो गया, 57 ईयर्स ऐड कर लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीन रचनाएं जो है ये बताती हैं कि 19वीं शताब्दी के पहले भी जो है हिंदी साहित्य की इतिहास लिखी गई। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी का लिखा हुआ है 1625 में। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ जी के ही द्वारा लिखा गया है जो 1625 में, और भक्तमाल नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है 1642 में। और भी रचनाएं हैं, आप देख सकते स्क्रीन पे, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काव्य निर्णय जो भिखारी दास के द्वारा लिखा गया है 1682 में। ठीक है, उसके बाद है भक्त नामावली ध्रुवदास। ये सारे आ सकते हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न कम आते हैं। जो भक्तमाल है जो मैंने बताया ऊपर आपको, वही से इम्पोर्टेंट है। ये सब आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो, उतना ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए शुरुआत होती है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई। तो ये तो हमने 19वीं शताब्दी के पहले की बात कही है ना, अब हम लोग 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं जहाँ से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी। ठीक है ना, इन्होंने जो रचना लिखी है वो 1849 ईस्वी में लिखी है। इनकी रचना हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सी रचना इन्होंने लिखी, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गार्सा द तासी ने किया था, जो फ्रेंच विद्वान थे। कब किया था? 1849 में, 39 में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है ना, ये तो फ्रेंच विद्वान है ना आपके गार्सा द तासी, लेकिन जो हमारे भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले है ना हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा, और द्वितीय प्रयास है उनका, क्योंकि इस पहला प्रयास तो आपका गार्सा द तासी का रहा, लेकिन हिंदी में भारतीय विद्वानों में ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनका प्रयास सर्वप्रथम रहा भारतीयों में। और पूरे विश्व की बात करें तो द्वितीय प्रयास इनका रहा। और कब इन्होंने लिखा? 1883 में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, मतलब गार्सा द तासी ने जो इतिहास लिखा उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी, इसलिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये हमारे भारत के नहीं थे, विदेशी थे ये। 1888 में। आप इसको क्रमबद्ध से भी याद करेंगे क्योंकि परीक्षाओं में क्रमबद्ध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए नोट्स आप जरूर तैयार करें। जहाँ जहाँ हाईलाइटर में लगा रहा हूँ बस उतना ही लिखना है आपको, और केवल सुनना है, समझना है। परंपरागत रूप से, परंपरागत ऐड हो गया, ये ध्यान देंगे। हिंदी इतिहास का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? तो वो है मिश्र बंधु। ठीक है ना, इसमें
तीन जो मित्र हैं या भाई कहिए, उनके नाम आते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा है मिश्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास मतलब जो सबसे अधिक सर्वमान्य माना गया है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक है वो विकती है, आप पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा गहराई आप में जानना है आपको तो वही किताब आप पढ़ें, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए आपके पास। तो ये उन्होंने लिखा था 1929 में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अक्सर ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनना है इससे। आगे बढ़ते हम लोग। अन्य जो इतिहासकार हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 में उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा 1973 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1938 में। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने भी लिखा 1931 में, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी लिखा 1965 में। हम लोग बारी बारी सबकी बात करेंगे। ये सब हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वही बातें सॉरी वही रिपीट हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं, जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रयास रहा पूरे विश्व में, फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के जो रचना है उनका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। नाम गजब है, उर्दू नाम है, ध्यान देंगे आप, परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये किसके द्वारा रचना लिखी गई है, तो गार्सा द तासी के द्वारा, जो एक फ्रांसीसी यानी फ्रेंच विद्वान थे, जिनकी पहली रचना जो है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जिनका नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका अर्थ है इस्तवार का इतिहास, लिटरेत्यूर का अर्थ है लिटरेचर अर्थात साहित्य, एंदुई का अर्थ है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली मिश्रित हिंदी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि शब्दार्थ क्या, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप कि पहला सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में, और उनकी रचना है इस्तवार ए हिंदुस्तानी। आप लोग बोलने का प्रयत्न करें। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ दी गई हैं। इस पुस्तक का, जिसकी हम लोग बात अभी कर रहे थे, पुस्तक की इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस पुस्तक की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका रचना काल बात करेंगे हम लोग। तो इसको 5 भागों में बांटा गया और 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक को 5 भागों में और 2 संस्करणों में प्रकाशित किया गया है। तो पहला संस्करण को 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग प्रकाशित हुआ आपका 1849 में, और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ 1847 में। तो आपका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, आपका 8 साल का डिफरेंस है, 8 ईयर्स का। याद करने का ये भी तरीका होता है, अपने अपने माध्यम से ट्रिक लगाएं आप, क्योंकि ज्ञान का कोई ट्रिक नहीं होता है जब तक आप उसको अच्छे से हासिल नहीं करते हैं। ट्रिक भी उसी के काम आते हैं जिसने अच्छे से पढ़ाई की हो। द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित है। पहला और द्वितीय भाग है 1870 में प्रकाशित, और तृतीय भाग है 1871 में। तो ये याद कर लेंगे आप, इसको नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित है, पहला 1839 में और दूसरा 1847 में, और द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित है। पहला और दूसरा भाग प्रकाशित है 1870 में, और तृतीय यानी थर्ड भाग पार्ट है 1871 में। तो कुल 5 भागों में और 2 संस्करणों में प्रकाशित इनका इतिहास है। प्रकाशक कौन है जिन्होंने इनकी पुस्तक को छापी थी? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड, विदेश के थे ये। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहीं। पहली विशेषता है कि यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था।
मैंने बताया आपको कि फ्रांसीसी विद्वान थे, इसलिए फ्रेंच भाषा में उन्होंने ये किताब लिखी, पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य के इतिहास। सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात-उश-शुअरा अथवा तज़किरा-ई-शुअरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। ध्यान देंगे आप, एक मौलवी हैं जो दिल्ली के हैं, जिन्होंने 1848 में करीमुद्दीन, इनका नाम है इस मौलवी का, इस विद्वान का, इन्होंने इसी किताब को, जिस किताब को किन्होंने लिखा था, गारसा द तासीन लिखा था, उसको अनुवादित किया उर्दू भाषा में। ठीक है ना। किस नाम से किया? तबकात-उ-श-शुअरा अथवा तज़किरा-ई-शुअरा ई हिंदी के नाम से। तो ये उर्दू भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। ये इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखना आपको। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया, मतलब अपनी ओर से भी कुछ इन्होंने तथ्य डाले। अतः कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। कुछ कहना है कि उन्होंने खुद ही रचना लिखी है, किसी का अनुवाद नहीं किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है ये वाला आपका। 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है ना, ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। किसका? गारसा द तासी के द्वारा जो लिखा गया था, जो रचना जो लिखी गई थी हिंदुई हिंदुस्तानी, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की, ये जो लिखा ना, इस्तबार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, इसका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ये इन्होंने किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है ना, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। महत्व क्या है इस किताब का कि एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास हुआ, जिसमें भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मतलब गारसा द तासी द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उससे प्रेरित कौन हुए? हमारे भारतीय विद्वान। और उसके बाद ही हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा की क्या हुई? शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हम लोग। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मित्रों, कुछ आपके में गुण है तो अवगुण भी होता है। आखिर क्यों नहीं इनकी किताब को अपनाया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने पहली बार लिखा, पहली बार लिखने के बाद भी आखिर क्यों नहीं इसको लोगों ने सर्वमान्य रूप से एक मत से अपनाया? उसके पीछे उनकी कमियां हैं। कमियां क्या है वो जानेंगे हम लोग। सबसे पहली कमी थी कि इसमें काल विभाजन नहीं किया गया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया, इन्होंने वैसा काल विभाजन नहीं किया। सबसे पहला कोई प्रयास नहीं रहा काल विभाजन का। इस पुस्तक में कवियों, लेखकों को कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया, यानी अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल, जैसे क कैसे आ गया, फिर आ गया, छोटी आ गया, है ना। शब्दकोश में जैसा शुरू होता है ना वर्ण, उसके अनुसार इन्होंने उनका जो है कालक्रम बैठा दिया, ना कि कवियों और लेखकों के जन्म के अनुसार या उनकी रचना के अनुसार बैठाया। ये उनकी कमी रही। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं, मतलब किस युग में कैसी प्रवृत्तियां थी, लोगों की सोच कैसी थी, किस तरह की रचनाएं लिखी गई, कौन कौन कवि हुए, ये सब बातों का जिक्र नहीं हुआ था। उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक की रूप मान्यता नहीं दी जाती है। इतिहास पुस्तक की मान्यता केवल रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई हिंदी साहित्य के इतिहास को दी जाती है, वो सर्वमान्य है, ये ध्यान रखेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा द तासी की रचना हिंदुई हिंदुस्तानी को वृत्त संग्रह मात्र कहा है, ये ध्यान देंगे आप।
ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग बहुत कम ही करेंगे। केवल ये ध्यान रखें कि इन्होंने 738 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे, ठीक है। और लक्ष्मी सागर जी ने 358 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें 220 हिंदी के कवि थे। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद है और अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। तो ये गार्षद तासी की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे विद्वान की, जो भारतीय विद्वान है जिनका प्रथम प्रयास रहा हिंदी साहित्य लेखन में, तो वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास, किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास, क्योंकि इसके पहले तो आपने अभी जस्ट पढ़ा, गार्षद तासी ने लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, लेकिन प्रथम विद्वान के द्वारा, भारतीय विद्वान के द्वारा प्रयास रहा केवल ठाकुर शिव सेंगर सिंह के द्वारा। और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का यह दूसरा प्रयास रहा पूरे विश्व में। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज और लेखक कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। रचना का नाम शिव सिंह सरोज। ये प्रकाशित हुई 1883 में, है ना। इसका जो प्रकाशन है ये द्वितीय संस्करण प्रकाशन है, प्रकाशित है, क्योंकि जब ये पहले इन्होंने जब लिखा था तो उसमें अनेक कमियां रह गई थी, इस कारण से इसका पुनः प्रकाशन कराया गया। देखिए लिखा हुआ है, यह पुस्तक, यह शिव सिंह सरोज पुस्तक सर्वप्रथम 1878 प्रकाशित हुई, परंतु अनेक कमियों और त्रुटियों के कारण इसको संशोधित किया गया। 1883 में इसको फिर से प्रकाशित कराया गया। प्रकाशक कौन है जिन्होंने इसे छपवाया? वो है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी में। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ यूपी में। अब इसकी मुख्य विशेषताएं, इससे प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक में, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, इस पुस्तक में इन्होंने 1003 कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र लिखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कवियों लेखकों के जन्मकाल, मृत्युकाल, रचना काल इत्यादि का भी उल्लेख किया गया, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। मतलब जिन पे भरोसा ना किया जा सके, ऐसा जो है उल्लेख मिला है, ठीक है ना, जो भी उन्होंने उल्लेख किया है। महत्व क्या है इस किताब की, पुस्तक की, कि इस पुस्तक में तत्कालीन समय की, यानी उस समय की जब लिखा गया पुस्तक तब की बात कर रहे हैं, उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने के सराहनीय प्रयास किया गया। मतलब पूरी जानकारी को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया गया उस समय। ये बहुत बड़ी बात थी कि पूरे कवियों को, उनका कालक्रम को, जीवन काल को, मृत्यु काल को, रचनाओं को, रचना काल को एक जगह एकत्रित करना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई। परवर्ती मतलब आगे आने वाले इतिहासकार, है ना, जो शिव सिंह सरोज के बाद आए, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। हिंदी भाषा, क्योंकि इसके पहले तो गार्षद तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखी थी ना, तो भारतीय विद्वान के द्वारा लिखा गया ये पहला आपका आपका जो रचना है, क्या नाम है इसका? शिव सिंह सरोज, जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। ये हिंदी का पहला रचित सर्वप्रथम इतिहास है। कमियां तो हर व्यक्ति में होती हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो पहली कमी क्या थी इसमें, कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे जैसे लिख दिया गया, न काल समय देखा गया, कुछ नहीं। इसमें कवियों का कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला में शामिल है। मतलब मैंने बताया अभी जस्ट, गार्षद तासी का भी यही स्थिति था, उन्होंने भी यही किया, कालक्रम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला के क्रम का ध्यान रखा। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया। मतलब कौन घटना कब घटी ये नहीं बताया गया, बस जैसे तैसे डाल दिया गया। प्रसंगों को इच्छानुसार मोड़ दिया गया। कौन प्रसंग कब हुआ ये चर्चा नहीं की गई, अपनी इच्छा के अनुसार डाल दिया गया। उक्त कमियां रहने कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास के पुस्तक के में मान्यता नहीं दी जाती है, ठीक है ना। ये भी अमान्य पुस्तक मानी गई है, जैसे गार्षद तासी द्वारा पुस्तक को मानी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी किसकी तरह
गार्चा दत्तासी की किताब की तरह इसे भी शिव सेंगर की रचना को भी वृत्त संग्रह मात्र कहा है। विशेष तथ्य क्या है कि ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा भी 770 तक ले गए तथा कवि पुष्पपुंड्य पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो कवि हैं ठाकुर शिव सेंगर सिंह, उन्होंने अपनी रचना शिव सिंह सरोज के माध्यम से किसको अपना पहला कवि माना है? तो किसे माना है? पुष्पदंत को या पुष्प को या पुंड्य को, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अब तीसरा प्रयास हिंदी साहित्य का लेखन में रहा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किन्होंने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जो एक अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है ना, वो पहले जो गार्सिया थे वो फ्रांसीसी विद्वान थे और शिव सिंह सेंगर थे हिंदी विद्वान, मतलब हिंदी साहित्यकार, और तीसरे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे अंग्रेजी विद्वान। तो डॉक्टर किशोरी लाल ने इनका समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी। ये किनकी रचना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना का नाम है ये। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। ये रचना जो लिखी गई है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसी को अनुवादित किया इन्होंने हिंदी में, जिसका नाम रखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो 1957 में प्रकाशित हुई। कहाँ से? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से। ठीक है ना, यह ग्रियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। मैंने आपको बताया ग्रियर्सन ने तो अंग्रेजी में लिखी थी ना, तो हिंदी में अनुवादित किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में। कहाँ से हुई? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से। प्रकाशक कौन थे इसके? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी के, तो वो थे द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है ना, ये प्रकाशक थे, इन्होंने प्रकाशित की और ये छपी कहाँ? पत्रिका के विशेषांक के रूप में। एक मैगजीन छपी है ना, उसी के विशेषांक में ये किताब छपी थी। कब छपी थी? 1888 में छपी थी। कब छपी थी? 1888 में। 1888 में ये रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1888 के एक साल बाद 1889 में हुआ। सबसे पहले ये छपी थी पत्रिका के विशेषांक रूप में, विशेष अंक छपती थी पहले पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, तो 1888 में छपी, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई 1889 में। अब विशेषताएं हम लोग बात करें, क्या क्या विशेषताएं इस किताब की। तो मुख्य विशेषता है कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, मैंने बता दिया आपको, है ना, और इसमें 952 कवियों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। जो किन्होंने लिखा बताइए? डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है अपनी रचना में, हिंदी साहित्य के इतिहास में 952 कवियों का चरित्र लिखा गया है। इनमें से 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में ही शिव सिंह सेंगर सरोज में हो चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि 952 कवियों में से जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है कवियों का जीवन चरित्र, उनमें से कितने कवियों का उल्लेख शिव सेंगर सरोज में हुआ है? तो वो है 886 का। शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण करके किया गया। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, द वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान में सॉरी। तो हिंदी कवियों को स्थान दिया गया, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं हुई। किसमें बताइए? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना में केवल हिंदी कवियों को। इसमें कवियों एवं लेखकों को क्रमानुसार स्थान दिया गया। ये पहला बार ऐसा हुआ था, ठीक है ना। आज के पहले जो दो लोगों ने लिखा, एक फ्रांसीसी विद्वान ने और भारतीय विद्वान ने, उन्होंने कालक्रम का
मतलब स्थान कालक्रम अनुसार नहीं बैठाया कवियों को, लेकिन इन्होंने कालक्रम के अनुसार कवियों को, लेखकों को स्थान दिया अपने इतिहास में। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ विभिन्न प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज से पहले किसी कवि ने, किसी इतिहासकार ने ऐसा नहीं किया, साहित्यकार ने। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया। ठीक है ना। हिंदी साहित्य का विकास क्रम किसके अंतर बांटा गया? चारण काव्य के द्वारा, धार्मिक काव्य के द्वारा, प्रेम काव्य के द्वारा और दरबारी काव्य के द्वारा। इस ग्रंथ की रचना के लिए गियर्सन के द्वारा निम्न रचनाओं का आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया। मतलब गियर्सन ने जो रचना लिखी अपनी, ठीक है ना, जो वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तानी जो लिखी है ना अंग्रेजी में, उसको उन्होंने कई आधार ग्रंथों का आधार बना के लिखा। ठीक है ना, कई ग्रंथों को आधार बनाया, जिसमें यहाँ पर देखिए दिया गया है। कई बार पूछा गया प्रश्न ये सब। ठीक है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन सारी बातों पे छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपको। तो ये इन्होंने देखिए, इन्होंने फ्रेंच विद्वान का जो लिखा रचना है उसको भी आधार ग्रंथ बनाया। शिव सिंह सरोज का भी आधार ग्रंथ बनाया। भक्तमाल नाभादास को भी उन्होंने बनाया। गोसाई चरित्र जो किसके द्वारा लिखा गया? बाबा बेनी माधवदास। कालीदास हजारा काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, विचित्र उपदेश, राग कद्रू। ठीक है, ये रचनाएं जो हैं जिनको आधार ग्रंथ बनाया था, और इनके आधार पर ही 66 यानी 66 कवियों का कालम के अनुसार वर्णन किया। काल विभाजन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है ना। द वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तानी को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें इन्होंने कवियों को उनके काल क्रमानुसार स्थान दिया। काल के क्रम के अनुसार, समय के अनुसार क्रमबद्ध किया। इन्हीं 12 अध्यायों को गियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। तो यह 12 अध्याय देखिए दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। इन्हें शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अध्यायों की संख्या ज़्यादा हो गई। जैसे हमारे शुक्ल ने 4 कालों में बांट दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो वो लगता है कि हाँ वो काल है, वो अध्याय है, 4 अध्याय। ठीक है ना। जैसे पहला आदिकाल उन्होंने बांटा, फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 12 अध्यायों में 12 कालों में बांटा गया। लगता नहीं कि काल है या अध्याय, लगता है कि ये शीर्षक है। उसी की बात यहाँ की गई है। इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है कि हिंदी का आविष्कार किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है। बताइए, ये कोई बात हुई? शुक्ल द्वारा इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है ना। शुक्ल ने भी इसको साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। ठीक है ना, इस पुस्तक को जो जॉर्ज गियर्सन ने लिखी है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। यानी हिंदी भाषा को विकसित करने में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम कौन कौन से किए, वो यहाँ दिया गया है, जो जॉर्ज गियर्सन ने किए हैं। वो पहला है, अभी पढ़ चुके हैं आप, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर और नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, जो हिंदी साहित्य की इतिहास की किताब थी, जो 1889 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1902 से 1909 तक चली। तीसरा, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया 1886 से लेकर 1921 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन से पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है। गियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे हैं। ठीक है ना। तुलसीदास पर कुल 12 निबंध इन्होंने लिखा है गियर्सन ने। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा
वियना में किया गया था। मतलब जब पहली बार जब इसको प्रकाशित किया गया